हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट ये दूसरा होने जा रहा है। प्रैक्टिस सेट दूसरे में यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्ट बी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले भी बता चुके थे कि हम 50 से लेके 51 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट बी में करेंगे, तो वो हम क्वेश्चन हम पार्ट बी में लेकर आए हैं और ये टारगेट बिहार दरोगा के लिए है। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य क्वेश्चन पूछ लिया है। ए ऑप्शन दिया है 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। बी ऑप्शन दिया है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। सी ऑप्शन दिया है नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। डी ऑप्शन दिया है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए थे। तो इसमें से पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन जो है कि असत्य हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछ लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा दिया है ये 1966 से लेकर 1970 तक और फिर 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरा दिया है इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपयों का उन्मूलन हुआ था। सी दिया है तीसरा, यानी इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। डी दिया है लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि असत्य पूछा है कि असत्य यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें से हमारा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेशी मंत्रालय को प्रभार संभाला था। ये कथन जो है कि बिल्कुल असत्य है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नहीं पूछा है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन दिया है श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर। सी ऑप्शन दिया है डॉक्टर HP मोरी। डी ऑप्शन दिया हुआ है श्री आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसमें पूछा है कि इसमें से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर HP मोदी जो है कि ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर और श्री आलिदिया कृष्ण स्वामी अयंगर, ये तीनों ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करके और उसका संवर्धन करके उपलब्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। बी ऑप्शन दिया है मूल कर्तव्य से संबंधित है। सी ऑप्शन दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। डी ऑप्शन दिया है 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करके उसकी संवर्धन करके उपलब्ध जो है कि इसमें मूल कर्तव्य से जो है कि संबंधित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। ए ऑप्शन दिया है 297, बी ऑप्शन दिया है 248, सी ऑप्शन दिया है 245, डी ऑप्शन दिया है 226। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। पूछा है कि 1976 का जो 40वां संशोधन अधिनियम था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये जो है कि 297 अनुच्छेद पर लागू किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसे कुछ प्रमुख बातें और कर लेते हैं। 1976 के 40वें संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है कि संविधान के अनुच्छेद 297 का स्थान निम्नलिखित अनुच्छेदों में रखा गया था। ठीक है, कौन कौन से थे वो? तो अनुच्छेद जो है कि 297 तीसरा था, उसके बाद 297 अनुच्छेद दूसरा भी था, उसके बाद 297 अनुच्छेद पहला भी था। ये तीनों अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। यहाँ पूछा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नए राज्यों का गठन संभव नहीं है। बी ऑप्शन दिया है राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन संभव नहीं है। सी ऑप्शन दिया है राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन संभव नहीं है। डी ऑप्शन दिया है नए राज्यों के लिए राज्यसभाओं में सीटों का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नए राज्यों के लिए राज्यसभा के सीटों का निर्धारण करना जो है कि संभव नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन दिया, ये कथन दिया हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। दूसरा दिया है सरकार ने देसी उद्योग के संरक्षण देने के लिए आयात पर भी भारी शुल्क लगाया था। तीसरा कथन दिया है PC महालोविनिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार किया था। इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें से हमारा जो है कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन, तीनों ही कथन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीनों ही कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी, यानी कि निखर हुई थी या इसे विकसित किया गया था। तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी ऑप्शन दिया है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सी दिया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन दिया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो भारत में समावेशी विकास की अवधारणा जो है यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है या इसे निखारा गया था या इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है यानी एक कथन दिया हुआ है, इसे 2005 में अपनाया गया था। बी दिया है इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति सदस्य को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। तीसरा कथन दिया है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था। चौथा दिया है इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों पर में कौन सा कथन सत्य होगा, यहाँ पर सत्य पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। तो इसमें हमारा तीनों ही कथन सत्य हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा ही कथन सत्य हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसे 2005 में अपनाया गया था, यह बिल्कुल सही है। मनरेगा को 2005 में अपनाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मनरेगा को कब अपनाया गया था, 2005 को अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्त सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है, यह भी सही है। तीसरा दिया है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यह पूछता है कि मनरेगा नाम कब दिया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम दिया गया था। ठीक है, इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों कथन ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करता है। ए ऑप्शन दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी ऑप्शन दिया गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर पूछा है कि बेरोजगारियों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इसे जारी करता है, जारी पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जारी पूछा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो है कि ये जारी करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, बी ऑप्शन दिया है 1 मार्च से 28 फरवरी तक होती है, सी ऑप्शन दिया है 1 मार्च से 30 अप्रैल तक होती है, डी ऑप्शन दिया है 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल है। ए ऑप्शन है ब्याज दर पर, बी ऑप्शन है समग्र मांग पर, सी ऑप्शन है समग्र व्यय पर, डी ऑप्शन है समृद्धि पर। तो इसमें हमारा पूछा है क्वेश्चन कि राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में से कौन शामिल है। तो इसमें समृद्धि जो है कि शामिल है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विरामावस्था में चलकर एक ट्रेन 2 किलोमीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से 1 मिनट चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है हमें। तो देख लीजिए, पहले प्रारंभिक वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, यहाँ प्रारंभिक वेग बराबर u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ त्वरण हम लिखेंगे, त्वरण a बराबर कितना हो जाएगा 2m मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर सॉरी। उसके बाद समय यानी कि t पूछा है 1 मिनट में कितना चला है, 1 मिनट में 7 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड चला है। तो तय की गई दूरी पूछा है, तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तय की गई दूरी बराबर जो है कि ut प्लस हाफ टू 8t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसे हल करेंगे तो इसमें 0 गुड़ते t प्लस 1/2 गुड़ते 2 गुड़ते 60 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हल करिएगा तो कितना आएगा 36,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इनकी शुरुआत जो है कि 1979 में हुई थी। यह कथन जो है कि बिल्कुल सत्य नहीं है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। ए ऑप्शन है घट जाएगा, बी ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया है अपवर्तित रहेगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जब दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है कि घट जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। ए ऑप्शन दिया है रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, बी दिया है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, सी ऑप्शन दिया है कार्निया दोषपूर्ण होता है, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्नलिखित में से डुबाकर, किसमें डुबाकर। ए ऑप्शन है जल में, बी ऑप्शन है दोनों में यानी कि जल या तेल में, और डी ऑप्शन है एल्कोहल में। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे जो है कि एल्कोहल में डुबाने पर। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग
एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, बी ऑप्शन दिया है नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, सी ऑप्शन दिया है नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण नहीं गुजरता है, डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा इसमें, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीनों। नाइक्रोम का गलनांक अधिक भी होता है, ये भी सही है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता भी होती है, ये भी सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण नहीं गुजरता है, ये भी सही है। इसलिए हमारा तीनों सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, रासायनिक परिवर्तन किसके साथ होते हैं, क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन दिया है नए प्रकाश के पदार्थ का निर्माण होता है, बी ऑप्शन ने निकाय की एंथैल्पिक में परिवर्तन होता है, सी ऑप्शन दिया है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत ऋणात्मक किसकी परमाणु की क्षमता मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया है प्रोटॉन को आकर्षित करने के लिए, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करने के लिए, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने के लिए, डी ऑप्शन है प्रोटॉन को प्रतिकर्षण करने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए जो है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो है कि क्षमता मापा जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत ऋणात्मक, यही सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकंड, हाँ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम बताना है। तो इसमें सही क्रम जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि Hg से पारा, उसके बाद Ni से निकिल होता है, और W का प्रतीक जो है कि टंगस्टन होता है, Ag का प्रतीक जो है कि चांदी होता है, ठीक है। तो सही जो है कि हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन दिया है क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, बी ऑप्शन दिया क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, सी दिया है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, डी ऑप्शन दिया है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल किसकी बनी होती है। ए दिया है बेकेलाइट का, बी ऑप्शन है पॉलीथीन का, सी ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन का, डी ऑप्शन है सिलिकॉन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल जो होती है नहीं होती है, ठीक है, पॉलीथीन की बनी होती है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली जो है कि कहलाती है। ए ऑप्शन है गोल्गी का, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है राइबोसोम, डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली जो है कि कहलाती है। तो ये जो है कि लाइसोसोम को जो है कि हम कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, किसको, तो लाइसोसोम को, यानी कि आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लोरेकाइमा किसके बने होते हैं। तो क्लोरेकाइमा जो होते हैं ये मृतकों के बने होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक चर्चा कर लेते हैं बात कि क्लोरेकाइमा जो होते हैं पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार का पैरेकाइमा उत्तक होता है, ठीक है, पौधों में पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का उत्तक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका काम क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, ये जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे हार्मोन्स माना गया है। ए ऑप्शन है विटामिन ए को, बी ऑप्शन है विटामिन बी को, सी ऑप्शन है विटामिन सी को, डी ऑप्शन है विटामिन डी को। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी को जो है कि हार्मोन्स माना गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इसमें हम प्रमुख चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है कि रतौंधी रोग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बात इसमें यह भी पूछता है कि मनुष्य के शरीर में दो विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जो है कि दो विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में दो विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें हम बताएंगे विटामिन डी और विटामिन ई जो है कि मनुष्य के शरीर में पहले से ही पाए जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें यह भी पूछता है कि विटामिन सी का प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखता है, ठीक है। विटामिन सी जो है कि हमारे शरीर क्या करता है, उसे प्रतिरक्षा प्रणाली के सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। कौन, तो विटामिन सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा हैमर, एनविल और रिस्टप है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, किसके द्वारा होती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है हार्मोन ऑक्सीटोन के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है पेप्सिन के द्वारा, डी ऑप्शन दिया है टेस्टोरेन के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा जो है कि यह जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा जो है कि स्रावित होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन दिया है एड्स, बी ऑप्शन दिया है डेंगू बुखार, सी ऑप्शन दिया है जुखाम, डी ऑप्शन दिया है हैजा। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा रोग जो है कि जीवाणु जनित नहीं है। तो यहाँ पर हैजा जो है कि यह जीवाणु जनित रोग नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मिलान करने वाला दिया है, एक तरफ
दिया है विटामिन की कमी से होने वाला रोग और एक दिया है एक तरफ विटामिन या खनिज। तो देखिए स्कर्वी पूछा है कि स्कर्वी किससे होता है, तो स्कर्वी जो है कि यह विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी जो है कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग किस कमी के कारण होता है, तो घेंघा रोग जो है कि आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आगे पूछता है इसमें कि रतौंधी रोग किसके कारण होता है, तो रतौंधी रोग जो है कि विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स रोग किस कारण होता है, तो रिकेट्स रोग जो है कि आयरन की कमी से होता है। और एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तत्व ए बी और डी डोबरायन के त्रियक के रूप में यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा पी का परमाणु भार जो है कि 88 हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है वेद धन उक्त, बी ऑप्शन दिया है वेद धन आक्त, सी ऑप्शन दिया है वेद धन कत, डी ऑप्शन दिया है वेद धन रिक्त। तो यहाँ पर पूछा है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें से हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेद धन उक्त हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है मृगनैनी का कौन सा समास है। मृगनैनी में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है बहुव्रीहि समास है, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास है, सी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास है, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास है। तो मृगनैनी जो है यह कर्मधारय समास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में हमें चूज करना है यानी कि बदलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी कीप्ड हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेयर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इफोर्ट हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। ए ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, बी ऑप्शन है बद्धावना बंदरगाह, सी ऑप्शन है नहावा सेवा बंदरगाह, डी ऑप्शन है मंगलौर बंदरगाह। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है कि इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा बद्धावन बंदरगाह है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। ए ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र को, सी ऑप्शन है हेनरी डेरोजियो को, डी ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी डेरोजियो को जो है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ए ऑप्शन है 25 अगस्त, बी ऑप्शन है 23 अगस्त, सी ऑप्शन है 25 जुलाई, डी ऑप्शन है 23 जुलाई को। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कि 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन यह पूछता है कि पहली बार अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था, तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। इसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो है कि पूछता है अगर, तो इसका थीम यह था कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, ये 2024 की थीम थी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दूसरा पूछता है चंद्रयान जो है दूसरे को कब लॉन्च किया गया था, तो इसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। पूछता है इसमें चंद्रयान तीसरे को कब लॉन्च किया गया था, तो जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। अब पूछता है चंद्रयान फोर्थ को कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वायुसेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 9। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना को जो है कि 7 भागों में विभाजित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से भाग हैं। पहले नंबर पर आता है मध्य वायु कमान, दूसरा होता है पूर्वी वायु कमान, तीसरा होता है अनुरक्षण कमान, चौथा होता है दक्षिण
पश्चिम वायु कमान, और पांचवा होता है दक्षिण वायु कमान, और छठवां होता है प्रशिक्षण कमान, और सातवां होता है पश्चिमी वायु कमान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर यहाँ पर दिया हुआ है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? ए ऑप्शन दिया है 2022 में, बी ऑप्शन दिया है 2020 में, सी ऑप्शन दिया है 2019 में, डी ऑप्शन दिया है 2021 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2021 में जो है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अपहन लोक कला संबंध किस राज्य से है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन राजस्थान। तो ये जो है कि बिहार राज्य से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ हम लोक कला और किस राज्य से संबंधित है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रंगोली जो है यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, साथिया लोक कला जो है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। गोदाना या गोदों ये जो है कि बिहार राज्य से संबंधित है। मांडा लोक कला जो है कि यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। मेहदी जो है लोक कला ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। चौकपूर्णा लोक कला जो है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अल्पना जो है लोक कला ये पश्चिम बंगाल और असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, और लास्ट में है कोल्लम लोक कला किससे संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, ये आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी इसको हम पढ़ देते हैं, देख लीजिए। एक महिला एक तस्वीर देखकर विनीता से कहा, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो है कि पिता की माता से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 मित्र GH ML के और L एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। GL और H के बीच में बैठा है तो H M के दाएं चौथा है, तो K H के ठीक दाएं बैठा है, तो L और M के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पर M बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर J बैठेगा, यहाँ पर जो है कि L बैठ जाएगा, और यहाँ पर G बैठेगा, और यहाँ पर H बैठेगा, और यहाँ पर K बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम बना दिए, तो आप अपने से इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।